हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड फोर्थ ईयर के ज्योग्राफी के पेपर की, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है पौराणिक भूगोल। और पुराणों में जो द्वीपों का वर्णन किया गया है, अपन उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिसमें अपन ने पिछले टॉपिक में जम्बूद्वीप की बात कर ली थी, लिखना शायद बाकी था। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें अपन ने काफ़ी बातें कर ली थी जम्बूद्वीप के बारे में। आज अपन को केवल लिखना ही बाकी था। तो आप हेडिंग लगाइए, और इसमें डायग्राम शायद कल बनवा दिया था मैंने। तो आज आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिए इसमें जम्बूद्वीप के बारे में। जम्बूद्वीप के बारे में लगभग सभी पुराणों में जानकारी मिलती है। तथा महाभारत में भी इसे एक विशाल द्वीप के रूप में बताया गया है। इसकी स्थिति वर्तमान यूरेशिया को ही माना जाता है, जिसे 9 उपखंडों में विभाजित किया गया है। जम्बूद्वीप के मध्य में, जो अपन ने डायग्राम बनाया था उसमें चीज़ें सारी आई हुई है। जम्बूद्वीप के मध्य में मेरू पर्वत स्थित है, जिसे पामीर भी कहा जाता है। और मेरू पर्वत के चारों ओर फैली हुई भूमि को इलाव्रत कहा जाता था। और मेरू पर्वत के पूर्व में माल्यावान पर्वत श्रृंखला या माल्यावान पर्वत तथा पश्चिम में गंधमादन पर्वत स्थित है।
गंधमादन पर्वत स्थित है। ठीक है, आगे बात करें। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जम्बू द्वीप की स्थिति के संदर्भ में रामायण और महाभारत के अनुसार इसका विस्तार दक्षिणी भारत से उत्तर पूर्व तक है। वहीं प्रोफेसर S.M. अली, नाम सुना हुआ ना, भारत में भूगोल के विकास में आया था इनका नाम। प्रोफेसर S.M. अली और अय्यर ने इसका विस्तार दक्षिणी भारत से उत्तरी साइबेरिया तक माना है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। दूसरा द्वीप है शक द्वीप। हेडिंग लगाइए। देखिए, शकद्वीप की अगर अपन बात करें तो शकद्वीप की स्थिति पुराणों और महाभारत में अगर देखें तो जम्बू द्वीप के दक्षिण पूर्व में बताई गई है। और पुराणों में जो शकद्वीप का ये नाम दिया गया है, ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें सागवान के वृक्ष है वो मुख्य रूप से थे। क्योंकि अगर अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। और मानसूनी जलवायु में जो वनस्पति उगती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा या सबसे पहले नाम सागवान का ही आता है। तो इस वजह से यहाँ पर सागवान के वृक्ष अधिक थे, जिसकी वजह से इसको शकद्वीप कहा गया। और इस द्वीप में वर्षा की भी अधिकता थी, और वर्षा अधिक थी तो छोटी मोटी नदियों की संख्या भी ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ इस शकद्वीप के जो निवासी थे ये सूर्य की उपासना है मुख्य रूप से करते थे। अगर आज के समय के क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार अपन ये कह सकते हैं कि चीन का कुछ क्षेत्र, हिंद चीन, थाईलैंड, मलाया प्रायद्वीप और म्यांमार, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार था। और इसके अलावा इसका जो समीपवर्ती सागर था उनकी अपन बाद में बात करेंगे, जिसमें नाम केवल आप ध्यान रखना क्षीर सागर कहा गया है समीपवर्ती सागर को। एक तो इसके क्षीर सागर था और दूसरा था दूध सागर, जिसमें जो दूध सागर है वो चीन सागर का नाम है और क्षीर सागर है वो बंगाल की खाड़ी का नाम है। ठीक है, तो लिख लीजिए ये चीज़ें। देखिए, शकद्वीप की स्थिति
पुराणों में तथा महाभारत में जम्बू द्वीप के पूर्वी भाग में मानी गई है। यहाँ मानसूनी जलवायु की उपलब्धता के कारण सागवान के वृक्षों की अधिकता थी, जिसके कारण इस द्वीप का नाम शक द्वीप पड़ा। शक द्वीप पड़ा। इस द्वीप पर पौराणिक काल में वर्षा अधिक होती थी, जिसके कारण यहाँ छोटी बड़ी अनेक नदियाँ प्रवाहित होती थी। इस द्वीप का विस्तार वर्तमान म्यांमार, थाईलैंड, हिंदचीन, चीन और मलाया प्रायद्वीप पर था। इस द्वीप के चारों ओर दक्षिणी चीन सागर, की स्थिति थी, जिसे दूध सागर के नाम से जाना जाता था। तथा इसके समीप ही स्थित
दूसरा सागर क्षीर सागर था, जिसे आज बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरे द्वीप की हेडिंग लगाइए आप, कुश द्वीप। ठीक है, अब देखिए कुश द्वीप की अगर बात करें तो इसका विस्तार कहाँ होगा? वर्तमान समय का जो ईरान, इराक, सूडान, सोमालिया, इथोपिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखिए पौराणिक समय में इसके बारे में अगर जानकारी की बात करें तो इसके बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से, जिसमें बताया गया है कि जो ये क्षेत्र है ईरान, इराक, इथोपिया, सूडान वाला, यहाँ पर कुशा नामक की घास पाई जाती थी, इसकी प्रचुरता थी। तो इस कुशा घास की वजह से इस द्वीप का नाम क्या पड़ा? कुश द्वीप पड़ा। और इसके अलावा यहाँ पर खनिज संपदा भी खूब उत्पादित होती थी, खनिज खूब निकाले जाते थे, और जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर खूब उत्पादित की जाती थी। और जो कुश द्वीप का क्षेत्र है यहाँ पर केवल वर्षा ऋतु में नदियाँ प्रवाहित होती थी, और लगभग इस क्षेत्र में जो नदियाँ प्रवाहित होती थी उनकी संख्या है वो 7 थी। ठीक है, और इसके अगर अपन समीप अगर किसी समुद्र की या सागर की बात करें तो इसके चारों ओर जिस सागर का विस्तार था उसको धृत सागर कहा जाता था। ठीक है, लिख लीजिए इसको। कुश द्वीप के बारे में मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है कि इसका विस्तार ईरान, इराक, सूडान, इथोपिया, सोमालिया आदि क्षेत्रों पर था। तथा इस क्षेत्र में कुशा नामक घास बड़ी मात्रा में पाई जाती थी, जिसके नाम पर ही इसे कुश द्वीप कहा जाने लगा। इस द्वीप पर एक मुख्य पर्वत भी स्थित था, जिसे बद्रांचल पर्वत कहा जाता था। तथा इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग 7 नदियाँ, लगभग को काट दो ऐसे लिख लो, 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी।
और इस द्वीप के चारों ओर सागर का विस्तार था, जिसे धृत या दही सागर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले द्वीप की बात करें। 3 द्वीपों की बात होगी। नंबर 4 है प्लक्ष द्वीप। लगा ली हेडिंग। देखिए, पलक्ष द्वीप की अगर बात करें तो देखिए, इस द्वीप का नामकरण भी पलक्ष पेड़ पौधों की दिखता के कारण हुआ, जिन्हें पलक्ष पेड़ पौधे या पाखर पेड़ भी कहा जाता था। पाखर जैसे पलक्ष या पाखर पेड़ों में अगर अपन बात करें तो जैसे अंजीर है, बिलो है, इस प्रकार के जो वृक्ष थे वो इस क्षेत्र में पाए जाते थे। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि जो खट्टे फलों वाला क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं वो कौन सा हो गया, पलक्ष द्वीप का। अगर इसमें क्षेत्रों की बात करें अपन देशों की, तो भूमध्य सागर के जो आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती थी या पाई जाती है, वहाँ पर किसका विस्तार माना गया है, पलक्ष द्वीप का। तो अगर अपन इसके क्षेत्रों की बात करें तो जैसे आज स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, इनका जो क्षेत्र है वो तत्कालीन समय में पलक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर लगभग 6-7 मुख्य नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती थी। और इस द्वीप के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में सागर थे, जिसमें उत्तरी भाग में जो सागर था उसको खारा सागर और दक्षिणी भाग में जो सागर था उसको दुग्ध सागर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बस यही जानकारियाँ हैं, लिख लीजिए इसको भी। इस द्वीप का नामकरण भी यहाँ पाए जाने वाले पलक्ष वृक्षों की वजह से हुआ, जिसमें अंजीर जैसे वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे। इस द्वीप का विस्तार भूमध्य सागरीय जलवायु वाले स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया आदि देशों
के क्षेत्रों पर माना गया है। पुराणों में इस द्वीप को गोमेय द्वीप भी कहा जाता था। आगे लिखिए, इस द्वीप पर सात नदियां बहा करती थी और द्वीप के उत्तर तथा दक्षिण दोनों भागों में सागर थे। जिसमें उत्तरी सागर को खारा सागर तथा दक्षिणी सागर को इक्षु या दुग्ध सागर कहा जाता था। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चार सागरों की चार द्वीपों की बात होगी अपने। बाकी के जो द्वीप रहे हैं उनकी अपन कल बात कर लेंगे। 3 द्वीप रहे हैं, उसके बाद में पर्वतों की ओर बात करके इस टॉपिक को अपन समापन की ओर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक्स या द्वीपों के साथ। धन्यवाद।